आइए अब हम जानते हैं एमाइन में होने वाली इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आप ये तो जानते ही हैं कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है वह बेंजीन रिंग में होती है और इसीलिए हमें किसी एरोमेटिक एमाइन की आवश्यकता होगी। तो इसे हम एनिलीन के उदाहरण के द्वारा समझेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं जो एनिलीन है उसमें बेंजीन रिंग के साथ एक NH2 समूह जुड़ा होता है और इस NH2 समूह में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है और यह NH2 समूह बहुत ही सक्रिय कारक समूह है जो कि बेंजीन रिंग को बहुत अधिक एक्टिवेट कर देता है, सक्रिय कर देता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो इसका जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा है यह रिंग की तरफ इसे धकेल देता है और इसकी वजह से यहाँ पर जो बेंजीन रिंग है उसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर हम देखें कि जो यह आर्थो एवं पैरा निर्देशी समूह है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है वह आर्थो और पैरा समूह पर बढ़ती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस किस प्रकार से होती है। पहला उदाहरण हम देखते हैं हैलोजनीकरण और इसमें हम उदाहरण लेंगे ब्रोमिनेशन का। तो जब हम एनिलीन की क्रिया ब्रोमीन वाटर से कराते हैं, ब्रोमीन वाटर में हम लेंगे Br2 जो जिसका जलीय विलयन लेंगे, तो यहाँ पर जो Br2 है यहाँ पर पहले इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण होगा जिसमें हम जानते हैं कि जो Br2 है उसमें से जो दोनों ब्रोमीन परमाणु हैं उनके बीच का इलेक्ट्रॉन जोड़ा किसी एक ब्रोमीन पर शिफ्ट हो जाएगा जिससे Br- बनेगा और जो दूसरा ब्रोमीन है वो Br+ के रूप में एक इलेक्ट्रोफाइल के रूप में तैयार हो जाएगा। और यह इलेक्ट्रोफाइल जब बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो बेंजीन रिंग में वहाँ पर आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो इस वजह से ये ब्रोमीन यहाँ पर आर्थो और पैरा यानी कि दोनों आर्थो और एक पैरा पोजीशन पर यहाँ पर प्रतिस्थापित हो जाएगा और इस तरह से जो हमें व्युत्पन्न प्राप्त होगा एनिलीन का वह होगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमो कंपाउंड हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है और इसकी वजह यह है क्योंकि जो NH2 समूह है बहुत ही सक्रिय कारक समूह है और वो बेंजीन को इतना ज़्यादा रिंग को इतना ज़्यादा एक्टिव कर देता है कि यहाँ पर एक साथ हमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन मान लीजिए हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना है तो इसके लिए हमें ये जो सक्रिय कारक समूह एमिनो समूह है उसकी सक्रियता को कम करना होगा और इसकी सक्रियता को कम करने के लिए हम एमीन समूह है उसका प्रोटेक्शन करते हैं, उसका परिरक्षण करते हैं और यह क्रिया कराई जाती है एसिलेशन के द्वारा जिसकी क्रियाविधि आप पहले जान चुके हैं। तो यहाँ पर हम पहले जो एमीन समूह है उसका प्रोटेक्शन करेंगे एसिलेशन के द्वारा। इसके लिए एमीन की क्रिया कराई जाएगी या तो हम एसिटल क्लोराइड से करा सकते हैं या फिर हम एसिटिल एनहाइड्राइड से करा सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर ले रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, तो यहाँ पर आप जिसे का सूत्र होता है CH3 C डबल बॉन्ड O फिर O फिर C डबल बॉन्ड O CH3। जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ हम इसकी क्रिया कराएंगे, सबसे पहले जो आपका एनहाइड्राइड समूह है यहाँ से जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है उसका विदलन होगा और जो कार्बन ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा है वह ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा जिससे ये यहाँ पर CH3COO- आयन के रूप में यह रिप्लेस होगा और दूसरा समूह जो हमें मिल रहा है CH3CO समूह यानी कि एसाइल ग्रुप। तो यहाँ पर ये जो अब एमीन समूह में से हाइड्रोजन निकलकर वो जो एसीटेट आयन है उसके साथ जुड़कर CH3COOH के रूप में ये पृथक हो जाएगा और दूसरी ओर जो यहाँ पर एसल समूह है CH3CO समूह है वह आप यहाँ पर नाइट्रोजन से जाकर जुड़ जाएगा और इस तरह से हमें जो माध्यमिक मिलेगा वो इस प्रकार से होगा जिसमें C6H5 ये बेंजीन रिंग होगी, जिस साथ ही साथ इसमें NH समूह होगा और उससे जुड़ा होगा C डबल बॉन्ड OCH3 समूह। तो इस तरह से यहाँ पर माध्यमिक हमें मिल रहा है, उसे हम कहेंगे एन फेनाइल एन एसिटेनोलाइड
तो इस तरह से यहाँ पर एक माध्यमिक मिला। इसके पश्चात अब जब हम इसका ब्रोमिनेशन कराएंगे तो यहाँ पर हमें जो उत्पाद प्राप्त होगा वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड उत्पाद प्राप्त होगा। वो ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो अभी NH2 समूह में जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा था वह एमीन में वह बेंजीन रिंग के साथ अनुनाद के द्वारा यह इसे ज़्यादा एक्टिव कर पाता था। लेकिन अभी यहाँ पर चूँकि COCH3 समूह जुड़ चुका है और इसलिए अब जो नाइट्रोजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन जोड़ा है वह रिंग की तरफ न जाकर यह एसिल समूह के नाइट्रोजन कार्बन वाले जो के बीच वहाँ पर चला जाता है, जिससे यहाँ पर नाइट्रोजन कार्बन के बीच द्विबंध बन जाएगा और तथा जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा है वह ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और नाइट्रोजन से चूंकि लोन पेयर शिफ्ट हो गया है इसलिए नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इस तरह से यहाँ पर जो संरचना हमें प्राप्त हो रही है उसमें अब नाइट्रोजन पर लोन पेयर उपस्थित नहीं है, जिससे यह रिंग को उतना एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। और इस वजह से अब यदि हम इसका ब्रोमिनेशन करते हैं तो हमें पैरा ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड प्राप्त होगा। तो इस तरह से जब हम इसे ब्रोमीन से क्रिया कराएंगे तो जो ब्रोमो है वह पैरा पोजीशन पर यहाँ पर प्रतिस्थापित हो जाएगा और इस तरह से हमें पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइड प्राप्त होगा। और आगे अब हमें पूरा जो एमीन समूह है उसे प्राप्त करना है, इसलिए आगे इसका हम अम्लीय या क्षारीय माध्यम में जल अपघटन कराएंगे, जिससे हमें NH2 समूह वापस मिल जाएगा। और इस तरह से हमें पैरा ब्रोमो एनिलीन एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम एसिलीकरण अभिक्रिया के द्वारा जो एमीन समूह है उसकी रिएक्टिविटी को कम करके ट्राइब्रोमो व्युत्पन्न की जगह पर मोनो ब्रोमो व्युत्पन्न प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसी तरह से एक और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और यह अभिक्रिया है नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण की अभिक्रिया। इसके पहले भी हमने नाइट्रीकरण की अभिक्रिया देखी है फिनॉल वाले केस में भी, और वहाँ पर हम जानते हैं कि जब नाइट्रीकरण की क्रिया कराई जाती है वह यहाँ पर सांद्र नाइट्रिक एसिड और सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में कराई जाती है। अब जब यहाँ पर हम सांद्र नाइट्रिक एसिड और सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो यहाँ पर हमें जो इलेक्ट्रोफाइल प्राप्त होता है वह होता है नाइट्रोनियम आयन, NO2 प्लस आयन, है ना। ये किस तरह से प्राप्त होता है इसे हम कई बार उदाहरण के द्वारा समझ चुके हैं। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस प्राप्त होता है और ये इस स्थिति में भी यहाँ पर चूंकि अभी ये NH2 समूह इसमें उपस्थित है एनिलीन में, जो काफ़ी सक्रियकारक समूह है, और इसलिए हमें जो यहाँ पर प्रोडक्ट प्राप्त होता है, उत्पाद प्राप्त होता है, उसमें से पैरा और आर्थो समूह का मिश्रण प्राप्त होता है। और यहाँ पर हम देखें जो पैरा समवयवी है पैरा नाइट्रो एनिलीन जो है वह 51% प्राप्त होता है, और साथ ही साथ जो आर्थो नाइट्रो एनिलीन है वह काफ़ी कम, केवल 2% प्राप्त होता है। और इसका कारण भी हम जानते हैं क्योंकि जो पैरा नाइट्रो एनिलीन है यानी कि जो पैरा समावयवी है वो काफ़ी सिमेट्रिकल होते हैं तथा उनमें स्टीरिक हिंडरेंस भी त्रिमीय बाधा भी नहीं होती है। इसकी वजह से इनकी ये ज़्यादा स्थायी होते हैं और इसलिए इनकी मात्रा ज़्यादा बनती है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनके प्रतिशत में जो पैरा समावयवी है वो 51% बन रहा है, जबकि आर्थो समावयवी केवल 2% बन रहा है। तो बाकी के जो 47% समावयवी हैं वो किस पदार्थ के बनेंगे, किस कंपाउंड के बनेंगे। तो यहाँ पर हम बता दें कि जब हम नाइट्रीकरण की क्रिया करते हैं जो कि एक प्रबल अम्लीय माध्यम में कराई जाती है, तो इस स्थिति में यहाँ पर आर्थो और पैरा समावयवी बनने की क्रिया के साथ साथ यहाँ पर एक और पैरेलल क्रिया होती रहती है। वहाँ पर यह होता है कि चूंकि यहाँ पर माध्यम प्रबल अम्लीय होता है और यहाँ पर H+ आयनों प्रोटॉन की अधिकता होती है, इस वजह से जो एनिलीन है जिस पर कि एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा है और तो यह आसानी से एक प्रोटॉन ग्रहण कर लेता है और इस तरह से C6H5NH3+ यानी कि एनिलीनियम आयन का निर्माण करता है।
और जब इसकी ये जो एनिलीनियम आयन है, क्योंकि आप इसके पास इलेक्ट्रॉन जोड़ा नहीं है, और यह एनिलीनियम आयन -r इफेक्ट, ये ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव या ऋणात्मक मेसोमेरिक इफेक्ट ये शो करता है। और इस तरह से ये जो है अब जो इलेक्ट्रॉन जोड़े चूंकि इसके पास नहीं है, वो रिंग की तरफ न जाकर जो रिंग में जो पाई इलेक्ट्रॉन जोड़े होते हैं वह नाइट्रोजन की तरफ, यानी कि रिंग से बाहर की तरफ यहाँ पर शिफ्ट होने लगते हैं। और इस वजह से यहाँ पर हम देखेंगे कि इसकी वजह से मेटा स्थिति पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मेटा स्थिति पर बढ़ जाती है, और इसकी वजह से यहाँ पर जो एक और उत्पाद प्राप्त होता है, आर्थो और पैरा समावेवी के साथ साथ यहाँ पर मेटा समावेवी भी प्राप्त होते हैं, और यहाँ पर मेटा नाइट्रो एनिलीन इसका 47% मिलता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो नाइट्रीकरण की अभिक्रिया है ये ब्रोमिनेशन से अलग है, और यहाँ पर पैरा समावेवी तथा मेटा समावेवी मिलते हैं, जबकि आर्थो समावेवी का प्रतिशत काफ़ी कम होता है। तो यह है नाइट्रीकरण की अभिक्रिया। और इस तरह से हम देखें कि मान लीजिए यहाँ पर भी हमें केवल एक ही प्रकार का उत्पाद प्राप्त करना है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड यदि हमें प्राप्त करना है, तो यहाँ पर भी हमें पहले जो एमीन सक्रिय कारक समूह है उसका प्रोटेक्शन करना होगा, और इसका प्रोटेक्शन करेंगे हम एसिलेशन के द्वारा। तो यहाँ पर हम एसिलेशन करेंगे, एसिलेशन के द्वारा जो NH2 समूह है उसका प्रोटेक्शन हो जाएगा, और इस तरह से अब यहाँ पर जब इसका हम नाइट्रीकरण करेंगे तो यहाँ पर हमें पैरा नाइट्रो एसिटेनोलाइड यहाँ पर मिलेगा, और पैरा नाइट्रो एसिटेनोलाइड इसका अम्लीय या क्षारीय माध्यम में जब हम जल अपघटन करेंगे तो हमें मुख्य उत्पाद के रूप में पैरा नाइट्रो एनिलीन मिलेगा। तो इस तरह से एसिलीकरण की अभिक्रिया के द्वारा इसे एमीन समूह को प्रोटेक्ट करके हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये है सल्फोनेशन। यहाँ पर हम देखें सल्फोनेशन, और हम जानते हैं कि सल्फोनेशन की जो क्रिया है वह सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा कराई जाती है। अब यहाँ पर जब एनिलीन की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराई जाती है तो यहाँ पर क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड है और इससे यह प्रोटॉन त्यागता है, और इसके जो H+ आयन हमें प्राप्त होंगे उसे ये जो NH2 समूह है जिसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और वह उसे ग्रहण कर लेता है, और इस तरह से यहाँ पर NH3+ आयन, यहाँ पर एनिलीनियम आयन बनता है, लेकिन तुरंत ही जो बचा हुआ, जो सल्फ्यूरिक अम्ल से बचा हुआ पार्ट है यानी कि HSO4- जिस पर कि ऋणावेश है, यह इस धन आयन के साथ जुड़कर एक योगात्मक माध्यमिक का उत्पादन कर लेता है, और इस तरह से यहाँ पर जो कंपाउंड हमें मिलता है उसे हम कहेंगे एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसका सूत्र आप देख सकते हैं यहाँ पर C6H5NH3+, जिसमें नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है तथा उसी से जुड़ा हुआ है HSO4-। तो इस तरह से यहाँ पर हमें एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है, और आगे जब हम इसे जैसे ही थोड़ा गर्म करते हैं, और ये करीब 453 से लेकर 473 केल्विन तक जैसे ही हम इससे गर्म करते हैं, इसमें से जल का एक अणु बाहर निकल आता है, और जल के अणु निकल जाने के साथ ही साथ यहाँ पर रीअरेंजमेंट की क्रिया होती है, जिसमें कि ये जो HSO3 समूह होता है यानी कि सल्फोनिल समूह है, वह वहाँ से पृथक होकर बेंजीन रिंग में एमाइन समूह के पैरा पोजीशन पर जाकर प्रतिस्थापित हो जाता है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है, जिसमें कि एमीन समूह तथा सल्फोनिल समूह SO3H समूह एक दूसरे के सापेक्ष पैरा स्थितियों पर होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो एमीन समूह है जिस पर के नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है तथा जो सल्फोनिल समूह है SO3H समूह, तो SO3H समूह में से एक प्रोटॉन का यहाँ पर एमीन समूह और सल्फोनिल समूह के बीच
यहाँ पर ट्रांसफ़र होता रहता है। और इस तरह से हमें जब ये SO3H समूह का जो हाइड्रोजन या प्रोटॉन है जब एमीन समूह के पास चला जाता है, क्योंकि वहाँ पर लोन पेयर है और इसकी वजह से वहाँ पर ये शिफ्ट हो जाता है, तो उस समय यहाँ पर NH3+ आयन बन जाता है, जबकि SO3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक ही स्पीसीज़ है जिसमें कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज भी है और दूसरी तरफ यहाँ पर पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज भी होता है, और इस तरह जो स्पीसीज़ तैयार होती है उसे हम कहते हैं ज्विटर आयन। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ये पूरी प्रक्रिया सल्फोनेशन की प्रक्रिया कहलाती है, जिसके द्वारा हम पैरा प्रतिस्थापी प्राप्त करते हैं, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिल एसिड, साथ ही साथ इसे हम सल्फोनिलिक एसिड भी कहते हैं। तो ये अभिक्रियाएं हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं उसमें एल्किलेशन और एसिलेशन भी शामिल होते हैं। लेकिन हम बता दें कि जो एमीन होते हैं, एरोमेटिक एमीन, इनमें एल्किलेशन और एसिलेशन की क्रिया नहीं हो पाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि जब एल्किलेशन होगा तो एल्किलेशन की क्रिया में हम एमाइन की क्रिया कराएंगे किसी एल्किल हैलाइड से। मान लीजिए हम CH3Cl मेथिल क्लोराइड से इसकी अभिक्रिया कराते हैं, और इस एल्किलेशन की क्रिया, ये एरिलेशन की क्रिया में, ये एल्किलेशन की क्रिया या एसिलेशन की क्रिया में हम एक उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, और यह है AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड एक लुईस एसिड होता है, जबकि हम जानते हैं कि जो एमीन है वह क्षारीय प्रकृति का होता है, और इसलिए यहाँ पर एमाइन जो कि प्रबल क्षारीय है वह लुईस अम्ल के साथ जुड़कर एक जो योगात्मक लवण का निर्माण कर लेता है, और इस योगात्मक लवण का सूत्र आप देख सकते हैं यहाँ पर होगा C6H5NH2AlCl3। तो इस तरह से योगात्मक लवण बन जाने की वजह से यहाँ पर एसिलेशन या एल्किलेशन की क्रिया नहीं हो पाती है, और इसीलिए एमीन में फ्रीडल क्रॉफ एसिलेशन या एल्किलेशन नहीं होता है।